नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का हिंदी उत्सव सीरीज में और आपके वीडियो की श्रृंखला में आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है आपका क्रिया। जैसा कि आप लोगों को पता है ये हिंदी उत्सव सीरीज मैंने क्यों प्रारंभ की है, इसे प्रारंभ करने के पीछे मुख्य जो उद्देश्य है वो ये है कि आप लोगों को हर टॉपिक की थ्योरेटिकल जानकारी या उसकी सैद्धांतिक जानकारी उपलब्ध कराना। ठीक है, क्योंकि देखिए फैक्ट वगैरह के लिए तो हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट करते ही हैं। रोज सुबह 11 बजे हम लोगों की क्लास चल ही रही है, लेकिन उसके साथ में थ्योरी भी आप लोगों की कंप्लीट रहे उसके लिए छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से मैं आपको चीज़ें कंप्लीट करा रहा हूँ। मैंने वर्णमाला आपको कराया था, मैंने संज्ञा कराया था, सर्वनाम विशेषण कराया था, उसके अलावा कारक की वीडियो डल चुकी है और आज क्रिया को हम लोग यहां कंप्लीट करेंगे। तो देख लेते हैं फटाफट से जल्दी से कि हम लोगों को इसमें पढ़ना क्या है। ठीक है, क्रिया की बात करते हैं। तो देखिए क्रिया में आपको सबसे पहले क्या याद रखना है, सबसे पहले तो परिभाषा ही पता होना चाहिए। तो देखो परिभाषा में सिंपली क्या लिखा है, परिभाषा में लिखा हुआ है कि जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना अथवा किसी घटना के घटित होने का संज्ञान होता है। ठीक है, क्या कह रहा है, ऐसे शब्द जिससे किसी कार्य के करने, होने अथवा किसी घटना के घटित होने का ज्ञान प्राप्त होता है उसे ही आप क्रिया कहते हैं। इसके अलावा क्रिया का मूल संस्कृत का धातु होता है। भाई बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि आपसे पूछता है कि क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। तो क्रिया का मूल रूप जो है उसको क्या कहा जाता है, उसको धातु कहा जाता है। धातु में प्रत्यय लगाकर क्रिया के विभिन्न रूप बनाए जाते हैं। जैसे संस्कृत की पठ धातु होती थी। भाई बचपन में अभी आप लोग पढ़ते थे पठ, जैसे आपने पढ़ा था ना पठती, पठता, पठंती, तो वहां पठ धातु होती थी और उसके रूप हुआ करते थे। तो जैसे संस्कृत की पठ धातु का हिंदू रूप बना पढ़, क्या बना, पढ़, और पढ़ में ना प्रत्यय जब जोड़ा गया तो क्रिया निकल कर आई और वो है पढ़ना, है ना। तो यहां पर आपको याद रखना है क्रिया कैसे बनती है। तो क्रिया बनती है कि जब धातु में प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तो उससे क्या बन जाती है, आपकी क्रिया बन जाती है। इसके अलावा यहां पर गौर करिएगा, अगर हम बात करते हैं धातु के बारे में तो धातु किसे कहते हैं। तो देखिए क्रिया के मूल अंशों को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल अंशों को धातु कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर पढ़, लिख, हंस, चल, गा, सो, खेल, देख, सुन, जा, आ, बैठ, रो आदि, ये सब जो हैं ये आपकी क्या कहलाती हैं, ये आपकी धातु कहलाती हैं। क्लियर है यहां तक। अब धातु के कितने रूप होते हैं, तो देखो धातु के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं और इसी आधार पर याद रखिएगा क्रिया के प्रकार भी बन जाते हैं। ठीक है, जैसे धातु का पहला रूप जो है वो होता है सामान्य धातु। सामान्य धातु का मतलब क्या होता है कि इसमें कहा जाता है कि मूल धातु में अगर ना प्रत्यय लगाकर बनाया गया रूप सामान्य धातु कहलाता है। किसी में मतलब अगर आपने धातु में ना जोड़ दें और ना जोड़ने के बाद जो नया शब्द निकल कर आएगा वो आपका सामान्य धातु या वो सामान्य क्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे आपकी धातु है सो, सो से ना प्रत्यय जोड़ा, क्या बन गया, सोना। पढ़ना, जाना, आना, लिखना, तैरना आदि, इसे सरल धातु भी कहा जाता है। सामान्य धातु को ही क्या कहा जाता है, सरल धातु भी कहा जाता है। आगे की तरफ चलते हैं थोड़ा सा और यहां पर दूसरे प्रकार की बात करते हैं। ये होती है व्युत्पन्न धातु। व्युत्पन्न धातु का मतलब क्या है, ये कहती है जो धातु सामान्य धातु में प्रत्यय लगाकर अथवा अन्य किसी प्रकार बनाई जाती है। ठीक है, जो धातु सामान्य धातु में प्रत्यय लगाकर अथवा अन्य किसी प्रकार से बनाई जाएगी तो उसको क्या कहते हैं, व्युत्पन्न धातु कहते हैं। धातु का ही तीसरा प्रकार जो है ये आपकी नाम धातु कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के हिसाब से बहुत बार क्वेश्चन भी बनता है नाम धातु क्या है। इसी से नाम धातु क्रिया का भी निर्माण होगा। ठीक है, नाम धातु क्या कहता है, ये कहता है कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो धातु व्युत्पन्न होती है
उसको नाम धातु कहते हैं। सिंपल सी बात यह भैया, कोई कोई संज्ञा शब्द हो, सर्वनाम शब्द हो या विशेषण शब्द हो, और अगर उसके अंदर प्रत्यय लगाकर अगर धातु बनाई जा रही है, क्रिया बनाई जा रही है, तो उसको नाम धातु या उसको नाम धातु क्रिया के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए संज्ञा शब्दों से जैसे लालच शब्द है, लालच से ललचाना, शर्म है, शर्म से शर्माना। विशेषण से जैसे चिकना है तो चिकना से चिकनाना और गर्म से गर्माना। सर्वनाम है तो जैसे आप से क्या बन गया, अपनाना। तो यहां पर ललचाना, शर्माना, चिकनाना, गरमाना या अपनाना, ये जो होंगी कैसी क्रिया बनेंगी, ये नाम धातु क्रिया बनेंगी। क्लियर है यहां तक? आगे की तरफ थोड़ा सा चलते हैं और यहां पर देखिए सम्मिश्र धातु आती है। क्या आती है यहां पर? सम्मिश्र धातु। सम्मिश्र धातु अब से क्या कहती है? तो संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण। क्या? संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण शब्दों के पश्चात करना या होना क्रियापद लगाकर बनने वाले धातु रूप को सम्मिश्र धातु कहते हैं। जैसे काम, काम अपने आप में भैया आपकी क्या है? संज्ञा विशेषण क्रिया विशेषण है। हमने कर दिया काम करना, तो काम करना, काम में क्या जोड़ दिया? करना। ऐसे ही काम होना, ये जो होंगी ये कैसी धातु होंगी? ये सम्मिश्र क्रिया होंगी। अगली है अनुकरणात्मक धातु। इसी से आपकी क्रिया का एक रूप बनता है जिसे अनुकरणात्मक क्रिया भी कहते हैं। ध्वनियों के अनुकरण पर बनाई जाने वाली धातुएं अनुकरणात्मक कहलाती हैं। जैसे भिन भिन से बना है भिनभिनाना, टन टन से बना है टनटनाना, हिन हिन से बना है हिनहिनाना। ठीक है, तो ये यहां पर आपको याद रखना है कि अगर किसी ध्वनि का अनुकरण करते हुए क्रिया का निर्माण होता है तो उसे अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। ऐसी क्रिया का एक और रूप होता है, वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। जैसे प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है, जैसे प्रेरणार्थक क्रिया का एक रूप होता है। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है कि जब कोई कार्य करवाया जाए, ठीक है, जब किसी कार्य के लिए किसी दूसरे को आप मतलब जिम्मेदार मानते हैं या जिम्मेदार है, तो उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक शब्द है, मान लीजिए मैं कहूं पढ़ाना, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं ही आपको पढ़ा रहा हूं, तो यहां पर ये क्रिया है। लेकिन यहां पर मैं कहूं पढ़ाना की जगह पर मैं कर दूं यहां पर पढ़वाया, ठीक है, या मैं इससे बना दूं पढ़वाना। ठीक है, तो इस प्रकार की जो क्रिया होंगी वो आपकी प्रेरणार्थक क्रिया बनती हैं। जैसे लिखना, लिखना से मैंने बना दिया लिखवाना। ठीक है, तो लिखवाना क्या हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। क्रिया के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, अकर्मक और सकर्मक। ठीक है, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्रिया की बात करते हैं तो अकर्मक क्रिया आपसे क्या बोलती है? ये बोलती है जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है। क्या? जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं बल्कि कर्ता पर पड़ता है उसी को अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए मोर नाचता है, मोहन हंसता है। नाचता है कौन? मोहन। नाचता है मोर, मोर कौन है? यहाँ कर्ता। हंसता है कौन? हंसता है मोहन, मोहन कौन है? यहाँ कर्ता है। दूसरी होती है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया कैसी होती है? जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तथा जिसके प्रयोग में कर्म की अनिवार्यता बनी रहती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए राम ने बेर खाए, ठीक है, राम ने बेर खाए, तो यहां पर बेर जो है वो क्या है? कर्म। आप एक चीज देखिएगा, मैं केवल इतना कहता हूं राम ने खाया, अगर मैं केवल इतना कहूं राम ने खाया, तो खाया क्या है? क्रिया। तो वहां पर आपके मन में हमेशा एक चीज बनी रहेगी, भाई क्या खाया, यानी वहां पर कोई ना कोई कर्म होना चाहिए, है ना। ऐसे ही अनुराग ने फल खरीदे, खरीदा, क्या खरीदा? फल खरीदा। या राम ने रावण को मारा, किसको मारा? रावण को। या मैं कहूं राम पत्र लिखता है, तो पत्र वहां पर क्या हो जाएगा? कर्म। तो यदि क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तो वहां पर जो क्रिया होती है वो आपकी सकर्मक क्रिया होती है। यहां पर एक और चीज आपको मैं बताता हूं, वो है देखो वृत्ति या क्रियार्थ। क्रिया से ही जुड़ा हुआ एक छोटा सा टॉपिक है, वृत्ति या क्रियार्थ, एग्जाम में खूब पूछा जाता है। यहां पर गौर करें, वृत्ति अथवा क्रियार्थ का तात्पर्य क्या है? ये होती है मन स्थिति अथवा मूड, हमारे मन की स्थिति या मूड से संबंधित। क्रिया का जो रूप बोलने वाले या लिखने वाले की मन की स्थिति का बोध कराता है उसे वृत्ति या क्रियार्थ कहा जाता है। ये कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो आज्ञार्थ हो सकता है, संकेत हो सकता है, संदेह हो सकता है, संभावना हो सकता है, अनुरोध, निश्चय आदि मुख्य वृत्तियां हैं।
एक एक करके इनके कुछ एग्जाम्पल आपको दे देता हूं। जैसे आज्ञार्थ क्रिया, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा निम्न में से किस वाक्य में आज्ञार्थ क्रिया का प्रयोग किया गया है। यहां पर क्या किया जाता है, आज्ञा दी जाती है, आदेश दिया जाता है या उपदेश दिया जाता है। उदाहरण के लिए सदा धर्म का पालन करना चाहिए, क्या दे रहा हूं, उपदेश दे रहा हूं। मेरा सामान लेकर आओ, क्या दे रहा हूं, आदेश दे रहा हूं। कृपया मेरा सामान बताओ, ये मैं किसी से विनती कर रहा हूं या अनुरोध कर रहा हूं। तो ये जो होंगे ये कौन सी क्रिया होंगी, ये आज्ञार्थ क्रिया कहलाएंगी। इसके अलावा दूसरा होता है इच्छार्थ, है ना, मतलब यहां पर क्या दिया जाता है, यहां इच्छा व्यक्त की जाती है, वरदान दिया जाता है, कामना व्यक्त की जाती है, आशीर्वाद दिया जाता है। उदाहरण के लिए आप सदा स्वस्थ रहें या फिर सुखी रहो, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर क्या है, आशीर्वाद दिया जा रहा है, इच्छा व्यक्त की जा रही है, कामना व्यक्त की जा रही है, तो ये इच्छार्थ क्रिया में रखे जाएंगे। इसके अलावा होता है निश्चयार्थ, ठीक है। निश्चयार्थ का मतलब क्या होता है कि क्रिया का वह रूप जो कार्य होने की निश्चितता का बोध कराए, है ना, कि कार्य होगा ही होगा। जैसे मैं कविता लिख रही हूं, यानी कविता लिखने का कार्य लगातार चल रहा है। देवेंद्र वृद्धों के चरण छू रहा है, यानी कि चरणों को छूने का कार्य लगातार चल रहा है। तो ये कौन सी क्रिया बनती है, तो ये निश्चयार्थक क्रिया या निश्चयार्थ क्रिया बनेगी। इसके बाद है संभावनार्थ। संभावनार्थ का मतलब क्या है, क्रिया का वह रूप जिससे अनुमान, संभावना आदि का बोध हो। उदाहरण के लिए राघव संभवतः पढ़ रहा होगा, संभवतः मतलब क्लियर नहीं है, पढ़ रहा होगा। माधव शायद नृत्य कर रहा होगा, या संभवतः कल वर्षा हो और गुंजन वर्षा में भीगे। तो संभवतः शब्द का प्रयोग कर लेगा, अपने आप समझ जाओगे संभावनार्थ क्रिया का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा संदेहार्थ। संदेहार्थ का मतलब क्या होता है, जिसमें संदेह व्यक्त किया जाए। जैसे प्रशांत घर पहुंच गया होगा, मतलब पहुंचा है या नहीं पहुंचा ये क्लियर नहीं है। भावना मिठाई ला रही होगी, लाएगी या नहीं लाएगी कोई क्लियर नहीं। शारदा गीत गा रही होगी, तो ये कैसी हो जाती हैं, संदेहार्थ क्रिया कहलाती हैं। इसके अलावा संकेतार्थ की बात करें तो यहां पर क्या होता है कि जब एक क्रिया दूसरी क्रिया के होने का कारण बनकर प्रस्तुत होती है अथवा की जाती है, वहां संकेतार्थ क्रिया होती है। उदाहरण के लिए यदि किसान समय पर बीज बोता तो फसल अच्छी होती। मतलब एक क्रिया आपकी संपन्न, यहां पर क्या हम देख रहे हैं कि आपकी एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। जैसे यदि किसान समय पर बीज बोता तो फसल अच्छी होती, या फिर यदि विद्यार्थी परिश्रम करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो ये आपकी कौन सी क्रिया बनती है, तो ये आपकी संकेतार्थ क्रिया बनती है। और लास्ट है आपका प्रश्नार्थ क्रिया, जिसमें बेसिकली जैसे प्रश्न पूछे जाएं कि आपके अब क्या करें या ना जाने राम के साथ अब क्या होगा, यहां पर जिज्ञासा या अनिर्णय की स्थिति पाई जाती है। तो भाई ये थे आपके क्रिया के मुख्य मुख्य रूप, ठीक है। क्रिया के मुख्य मुख्य रूप आपके क्या हो सकते हैं। क्रिया टॉपिक में आपको कम से कम इतनी चीजें कंप्लीट अवश्य करनी चाहिए, यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो आज की वीडियो उम्मीद है सभी लोगों को पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।